बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन एनडीए से नहीं आपस में भी कई मोर्चों पर लड़ रहा है। दोनों चरण के नामांकन के बाद 12 ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन के दो दलों के उम्मीदवार मैदान में हैं और उन 12 में से सबसे ज्यादा 11 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उसके बाद 7 पर आरजेडी, 4 पर सीपीआई और एक सीट पर वीआईपी और आईआईपी के उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार की लड़ाई राहुल बनाम तेजस्वी हो गई? ऐसे में एनडीए से कैसे लड़ेगा महागठबंधन? बिहार में महागठबंधन में भारी कंफ्यूजन है, सीटों पर पेंच सुलझ नहीं रहा है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, लेकिन महागठबंधन के 255 उम्मीदवार मैदान में हैं। 12 ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन के दो घटक दलों के उम्मीदवार लड़ रहे हैं और अब इस मामले में जमकर सियासत भी हो रही है। जो महागठबंधन, जो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, वीआईपी, जेएमएम सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है, वो सरकार क्या चलाएगी? जनता ही एकजुट है। जब जनता एकजुट है तो सबको एकजुट कर देगी। आप चिंता मत करें। बिहार में महागठबंधन में कंफ्यूजन सिर्फ सीटों के बंटवारे तक ही सीमित नहीं है। घटक दलों के नेता मैदान में साथ दिख भी नहीं रहे हैं। जो विवाद है उसे सुलझाने की कोशिश भी कहीं नजर नहीं आ रही है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं, बिहार की लड़ाई राहुल बनाम तेजस्वी हो गई? और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं उन सीटों पर जहां महागठबंधन के उम्मीदवार आपस में ही दो हाथ कर रहे हैं, यानी कांग्रेस और आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो आमने सामने खड़े हो गए। नरकटियागंज हो, बछवाड़ा हो, बिहार शरीफ हो, सिकंदरा हो, राजापाकड़, बेलदौर, सुल्तानगंज, कहलगांव, रोसड़ा, वारिसलिंगज, वैशाली और चैनपुर, ये वो जगह हैं जहां पर राहुल वर्सेस तेजस्वी की लड़ाई देखने को मिल रही है। अब ये महागठबंधन की कोई स्ट्रेटेजी है और या फिर ये कहिए कि आपस की सरपुट अव्वल है जो सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। यहां मंच पर जोरदार ड्रामा देखने को मिला जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक चुनावी सभा के दौरान औराई से बीजेपी प्रत्याशी रामा निषाद को माला पहनाने लगे। इस दौरान जेडीयू नेता संजय झा ने हाथ पकड़ लिया, एक बार नहीं दो बार, लेकिन मुख्यमंत्री माने नहीं, माला पहनाकर ही दम लिया और उसके बाद उन्होंने जो कहा वो आप भी सुनिए। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में एनडीए की चुनावी सभा थी। बीजेपी दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे। जब सीएम माला पहनाने की जिद पर अड़े थे तब वो मंच पर हंस रहे थे। जेडीयू नेता और मंच पर मौजूद कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में थे, लेकिन सीएम कहां मानने वाले थे। ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल के दिनों में सीएम नीतीश कई मौकों पर गड़बड़ झाला कर चुके हैं। कभी अधिकारी के सिर पर गमला रख देते हैं तो कभी राष्ट्रगान के दौरान इशारा कर देते हैं। अब सिर पर चुनाव है, इस तरह की तस्वीरें विपक्ष को हमला बोलने का और मौका देंगी। बिहार की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, नेता वोट पाने के लिए विवादित बयानों पर उतर आए हैं। बिहार के सहरसा से महागठबंधन उम्मीदवार और आईआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने अब विवादित बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई लाठी मारे तो उसकी गर्दन काट लो। और ये बयान उन्होंने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी आईआईपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते वक्त दिया। अगर यादव एक लाठी मारता है और भूमिहार, राजपूत, कुर्मी, कोयरी, ततवा जो भी जाकर तुमको मारता है इसलिए मारता है कि तुम मार खाते हो। अगर एक लाठी मारे, अगर तुम्हारा लाठी नहीं है, नहीं लाठी मार सकते तो उसका गर्दन में अपना दांत फंसा दो, मार खाते रहो लेकिन गर्दन काटो। आईपी गुप्ता डीएन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो महागठबंधन में शामिल हैं। तेजस्वी यादव ने सहरसा से उम्मीदवार बनाया है। हालांकि महागठबंधन और आईपी गुप्ता की इस बयान पर सफाई नहीं आई है। बिहार में पहले प्रशांत किशोर ने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया और अब गोपालगंज से उनकी ही पार्टी के प्रत्याशी ने अचानक बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन कर दिया। इसके बाद बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सिंह के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही है। प्रशांत किशोर ने डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा को जनसुराज का टिकट दिया था। इन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन ऐन मौके पर नाम वापस लेकर इन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष सिंह को अपना समर्थन दे दिया और खुद ही मैदान से हट गए। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के अचानक से मैदान छोड़ देने से इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है।
कोई सामने हार देकर हटने तो कोई मोदी प्रेम में हटने की बात कह रहा है। हालांकि डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे रहे हैं। गोपालगंज में अब बीजेपी के सुभाष सिंह को जनसुराज के उम्मीदवार का आशीर्वाद मिल गया है। ऐसे उनके चेहरे खिल गए हैं और उम्मीद बढ़ गई है कि वो गोपालगंज में फिर से कमल खिलाने में कामयाब होंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस समारोह आयोजित किया गया और राष्ट्र और समाज की सुरक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीद पुलिसकर्मियों को आज श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिसकर्मियों के लिए दीपावली गिफ्ट का भी ऐलान किया। और यूपी सरकार ने प्रदेश के जिलों और इकाइयों में तैनात पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए 3.5 करोड़ रुपए और उनके कल्याण के लिए 8 करोड़ रुपए आवंटित किए। पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के कल्याण के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की, जिनमें जीवन रक्षा निधि और सामान्य भविष्य निधि शामिल है। इस दौरान सीएम योगी ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने यूपी पुलिस की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर मजबूती से कार्य कर रही है। प्रदेश में महिला सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण हेतु महिला सुरक्षा हेतु विशेष दल का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस स्मृति दिवस की शुरुआत 21 अक्टूबर 1960 को हुई थी, जब लद्दाख की सीमा पर सीआरपीएफ के 10 जवान चीनी सैनिकों से भिड़ते हुए शहीद हो गए थे। दीपावली के दिन जिस तरह ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में नमाज अदा किए जाने के बाद अब विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जिस तरह बुर्का पहनी महिलाओं ने नमाज पढ़ी, अब हिंदू संगठनों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और शनिवार वाड़ा पहुंचकर किले का गोमूत्र से शुद्धिकरण करवाया गया। और ये उसी शुद्धिकरण की तस्वीरें हैं जहां हिंदू संगठन ने ठीक उस जगह को गंगा जल और गोमूत्र से धोया जहां महिलाओं ने नमाज पढ़ी थी, जिसमें बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी समेत कई हिंदू महिलाएं शामिल हुईं। जगह को फिर से पवित्र किया है और यहाँ आप देख सकेंगे कि एक मज़ार भी है जो बिल्कुल ही किसी भी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट में नहीं है। बीजेपी सांसद ने वहां मौजूद एक मज़ार को 8 दिन में हटाने का अल्टीमेटम दिया है और उसे अवैध करार दिया है। सांसद समेत कई महिलाओं ने मज़ार पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हिंदू संगठन ने यहाँ आकर अभी ये जो मज़ार आप देख रहे हैं, ये मज़ार हटाने की मांग की है। तो शनिवार वाड़ा और पूना में पिछले 2 दिनों से विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदू संगठनों के शनिवार वाड़ा किले के शुद्धिकरण को लेकर विरोधियों के सुर बुलंद होने लगे हैं, जिन्हें महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने जवाब दिया। आणि मग उद्या हिंदू संघटनेने अगर आवाज उचलला तर चूक काय केली म्हणून बोला ना। उद्या हजेलीच्या इथे अगर अचानक जय हनुमान का नारा दिला गेला तर मग कोण बोलू नये। नमाज से शुरू हुई इस विवाद की चिंगारी ने अब राजनीतिक रूप लेना भी शुरू कर दिया है। पेशवाओं के गौरव का इतिहास रहे शनिवार वाड़ा में जब नमाज का वीडियो सामने आया तो उस जगह का शुद्धिकरण किया गया, लेकिन ये बात कुछ राजनीतिक दलों को बर्दाश्त नहीं हुई। जो लोग नमाज पर चुप्पी साधे बैठे तो उन्हें शुद्धिकरण हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाने वाला लगने लगा। और ये आरोप एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने लगाया। वो वारिस पठान जिनकी पार्टी के नेता कभी 15 मिनट वाली धमकी देते हैं तो कभी पुलिस को देख लेने की, लेकिन उन्हें वो नफरती बयान नहीं लगता। वारिस पठान को जवाब देते हुए फायर ब्रांड नेता नितेश राणे ने भी सवाल दाग दिया। आगे शुद्धिकरण करने के लिए चले जाएंगे, कितना नफरत, सिर्फ नफरत फैलाना चाहते ही है और कुछ नहीं है। 3-4 मिनट की जुम्मा का वक्त नमाज अगर किसी ने पढ़ लिया तो मैं नहीं समझता हूँ कि हाथी घोड़े पहाड़ टूट पड़े उसके। जाके हवेली के बाहर खड़े रहे और वहाँ हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेगी नहीं। नितेश राणे ने साफ साफ कहा कि हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर नमाज पढ़ना जिहादी मानसिकता के लोगों का काम है। कशाला तिथे नमाज पढ़ायचं आहे? नमाज पढ़ण्यासाठी काय देशात आणि राज्यात मस्जिदी कमी आहेत? जे तुम्हाला हिंदू धार्मिक स्थळांकडे कोण वातावरण खराब करणारे हे जिहादी मानसिकतेचे लोक आहेत। दरअसल शनिवार वाड़ा पेशवा बाजीराव प्रथम का बनावाया किला है, जिसे मराठा साम्राज्य का गौरव माना जाता है और हिंदुओं के लिए आस्था का स्थल है। ऐसे में वहां नमाज पढ़ने के बाद इसे लेकर विवाद गहरा रहा है। दीपावली के बाद दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की टेंशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। दीपावली के अगले दिन दिल्ली का ओवरऑल AQI अचानक बढ़ गया और इसके बाद विपक्ष को दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया।
क्योंकि दिवाली के बाद हर साल दिल्ली की जनता प्रदूषण की मार झेलती है। इस साल भी चारों तरफ स्मॉग, जहरीली हवा, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, कुछ ऐसा सूरत हाल है दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली का। अगर बात की जाए एयर क्वालिटी की, तो दिल्ली का ओवरऑल AQI ने सांसों पर संकट का अलार्म बजा दिया है। दिल्ली में सुबह सुबह AQI 354 दर्ज किया गया। उधर AQI को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सरकार आंकड़े छिपा रही है, कुछ नहीं कर रही। अगर आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते थे और आपने वादा किया था, तो आपने क्यों नहीं कराई? क्या आप चाहते हैं कि लोग बीमार हों? दिल्ली में पॉल्यूशन की टेंशन हाई हुई तो क्लाउड सीडिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 24 से 26 अक्टूबर के बीच क्लाउड सीडिंग करा सकती है। IMD से मंजूरी मिलते ही क्लाउड सीडिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। MCD अभी एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल कर रहा है और पूरे शहर में पानी से छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर रेखा गुप्ता सरकार और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर प्रदूषण के आंकड़ों में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। प्रदूषण कम करने के सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए हैं और जिस पर दिल्ली के वन एवं पर्यावरण मंत्री ने अब जवाब दिया है। उनका कहना है कि इसके लिए पटाखा नहीं बल्कि पंजाब के पराली जलाने वाले किसान जिम्मेदार हैं। और दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जब सवाल उठे, तब यहां के वन एवं पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पूरी तैयारी के साथ जवाब देने पहुंचे। उन्होंने दिल्ली में दमघोंटू हवा के लिए दिवाली के पटाखों को नहीं, पंजाब के किसानों को जिम्मेदार बताया। ये बरसात की है, ये बठिंडा की है और सब में एक चीज कॉमन है। सब में कॉमन क्या है? इन सब के मुंह बांधकर इनसे जलवाई जा रही है। दिल्ली में हर साल दिवाली के बाद हवा जहरीली हो जाती है और हर साल इस पर सियासत खूब होती है। इस बार अब तक जो विपक्ष में थे वो सत्ता में हैं और जो कल सत्ता में थे वो अब विपक्ष में हैं। लेकिन सवाल और जवाब दोनों एक ही है। हालांकि पब्लिक ये जरूर कह रही है कि पहले से हालात बेहतर हुए हैं। इतना नहीं लग रहा, पहले के जैसा नहीं लग रहा। पहले ज्यादा था, इस बार कम है। थोड़ा बहुत है लेकिन ज्यादा नहीं, जो पिछले साल था इस कुछ भी नहीं है। सियासी बयानबाजी से प्रदूषण को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जरूरत है इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करे, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है। देश में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम लोगों ने जमकर यहां पटाखे फोड़े। लेकिन इसी बीच दीपावली की रात आग लगने की भी कई खबरें सामने आई। जानकारी के मुताबिक पूरे देश भर से दीपावली के दिन आग की 400 से ज्यादा घटनाएं सामने आई, जिनमें झारखंड का जमशेदपुर, यूपी का कानपुर, गाजियाबाद, बिजनौर, महोबा और मध्य प्रदेश का अलीराजपुर शामिल है, जहां आग का विकराल रूप देखने को मिला। झारखंड के जमशेदपुर में स्क्रैप डाल में देर रात भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से वहां आग की ऊंची लपटों के साथ धुएं का गुबार उठने लगा। ऐसी ही तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद से सामने आई, जहां एक शोरूम में भयंकर आग लग गई। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद से पिछले कुछ घंटे में 48 आग की घटना सामने आई। वहीं यूपी के कानपुर में आग ने देखते ही देखते एक रेस्टोरेंट को अपनी जद में ले लिया। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका। जानकारी के मुताबिक दिवाली की रात पूरे देश भर में 400 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं सामने आई। उधर साने ताकाइची जापान की पहली प्रधानमंत्री चुन ली गई है। ताकाइची को संसद के निचले सदन में हुए चुनाव में 149 के मुकाबले 237 वोटों से जीत हासिल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साने ताकाइची को बधाई दी है। जो पीएम शिगेरू इशिबा की जगह लेंगी। ताकाइची पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की करीबी मानी जाती हैं। इस महीने की शुरुआत में साने ताकाइची को एलडीपी का नेता चुना गया था, जो कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। साने ताकाइची को चुनाव में 237 वोटों से जीत मिली है। 1993 में पहली बार ताकाइची निचले सदन के लिए चुनी गई थी। 2012 से 2022 तक ताकाइची जापान की आर्थिक सुरक्षा मंत्री रही। साने ताकाइची को चीन का विरोधी माना जाता है। ताकाइची हाल ही में ट्रंप प्रशासन के साथ हुए ट्रेड डील के खिलाफ है। तो वहीं साने ताकाइची की जापान का पीएम बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। अभी तक आपने भारत के अलग अलग राज्यों में देखा होगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की तरह ही बुलडोजर चलाया गया, जो अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ चलता है। अब इस बुलडोजर की गरज अमेरिका में भी सुनाई दी है, और वो भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस पर। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको ये खबर देखनी चाहिए। और ये वही बुलडोजर चलने की तस्वीरें हैं जो व्हाइट हाउस से सामने आई है, जहां व्हाइट हाउस की ईस्ट विंग में बुलडोजर तोड़ कर आगे हुए बढ़ते जा रहे हैं। बुलडोजर के साथ ही मशीनें भी लगाई गई हैं।
दरअसल ये तोड़फोड़ अवैध होने की वजह से नहीं, बल्कि ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई बॉल रूम बनाने के प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसकी जानकारी खुद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दी है और इसे लेकर गर्व की बात की है। इस बॉल रूम प्रोजेक्ट की कीमत करीब 2085 करोड़ रुपए है, जो कि करीब 8300 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इस विशाल हॉल में सुनहरे और क्रिस्टल झूमर, सुनहरी नक्काशी वाले स्तंभ, सोने की परतों वाला छत का डिजाइन, संगमरमर की फर्श और 3 दीवारों पर दक्षिणी लॉन की ओर खुलने वाली खिड़कियां होंगी। साथ ही 650 लोगों के बैठने की सुविधा होगी। नया बॉलरूम राष्ट्रपति आयोजनों, राजनयिक समारोहों और डिनर के लिए बनाया जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि इस बॉलरूम का सपना कई सदियों से कई राष्ट्रपतियों ने देखा है। तालिबान लड़ाकों से पिटने के बाद बलूच आर्मी ने भी मुनीर की सेना को चारों खाने चित कर दिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLA के लड़ाकों ने घात लगाकर पाकिस्तान की सेना पर हमला बोल दिया और इसमें पाकिस्तान के 5 सैनिकों की मौत हो गई। और इसके लिए बलूच आर्मी ने मुनीर सेना के खिलाफ प्लान बनाया। टारगेट सेट होने के बाद फायरिंग की। ताबड़तोड़ गोलीबारी से पाकिस्तान की सेना के जवान घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन बलूच लड़ाकों की गोलीबारी नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बलूच आर्मी के आगे मुनीर सेना ने घुटने टेक दिए। बलूच आर्मी की ताबड़तोड़ फायरिंग में पाकिस्तान सेना के 5 जवानों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। आतंकवादियों और किसी भी आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ऑस्ट्रा हिंद नामक ज्वाइंट सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। इसमें भारतीय सेना की टुकड़ी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की टुकड़ी भी शामिल है। और ये उसी सैन्य अभ्यास की तस्वीरें हैं जहां चाहे घने जंगलों में किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो या फिर 4 दीवारी के अंदर, हर उस गुण की प्रैक्टिस की जा रही है जिससे दुश्मन को चंद सेकंड में खत्म किया जा सके। आतंकवाद जो आज के वक्त में बहुत बड़ी समस्या है, ऐसे में आतंकवाद से निपटने के बारीक से बारीक गुण सीखे जा रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, जिसमें आतंक विरोधी और मानवीय मदद जैसे कई मिशनों की प्रैक्टिस करते हैं ताकि समय आने पर ये काम आ सके। इस सैन्य अभ्यास का मुख्य लक्ष्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग और सामरिक संचालन को बढ़ाना भी है। 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चलने वाली ये प्रैक्टिस दोनों देशों के बीच गहरे होते रक्षा संबंधों को भी दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में दीपावली की रात भी बदमाशों के लिए भारी रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने यहां एनकाउंटर का धमाका किया। अलग अलग स्थानों पर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कालनेमी रूपी बदमाशों को लंगड़ा कर दिया गया। और ये उन्हीं कालनेमी रूपी अपराधी की तस्वीरें हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने हत्या के फरार आरोपी को अरेस्ट किया था। जब पुलिस उसे हथियार बरामद करने के लिए ले जा रही थी, उसी दौरान आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी सचिन को लंगड़ा कर दिया, जिसके बाद आरोपी अब पुलिस का कंधे का सहारा लेकर चल रहा है। अभियुक्त को आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जाते समय उसने भागने का प्रयास किया, जिससे पुलिस से मुठभेड़ हो गई और वो घायल हुआ। उसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। इसी तरह उन्नाव में मुखबिर की सूचना पर बाइक सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में लूट के आरोपी राहुल के पैर में गोली लग गई। आरोपी के पास से लूट के जेवर, तमंचा और कारतूस के साथ बाइक बरामद की गई। पुलिस अब आरोपियों के दूसरे साथियों की तलाश में है। कुल मिलाकर यूपी में मिशन शक्ति 5 के तहत दिन रात अपराधियों का पुख्ता इलाज किया जा रहा है। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की हत्या में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि मोहम्मद मुस्तफा ने ही अपने बेटे अकील अख्तर की हत्या करवाई और इस साजिश में उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री पत्नी रजिया सुल्ताना शामिल थी। इस बात का खुलासा अकील अख्तर के पुराने वीडियो से हुआ है। पुलिस ने पूर्व डीजीपी समेत 3 लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। क्योंकि पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के पिता से अवैध संबंध होने का पता चल गया था, जिसके बाद उसकी हत्या की साजिश रची जाने लगी थी। अकील का मौत से पहले का वीडियो सामने आया। मेरे को क्यों मारना चाहते हैं? तो इफ दे किल मी और इफ आई डाई अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, नो, बिकॉज इन्होंने दे ऑलरेडी ट्राइड टू किल मी एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना और अकील की पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
पूर्व डीजीपी मुस्तफा के बेटे अकील की 16 अक्टूबर की देर रात पंचकूला में मौत हुई थी। परिवार ने दावा किया था कि दवाओं के ओवरडोज से मौत हुई। दीपावली आते ही दफ्तर हो, कंपनियां हो, यहाँ काम करने वालों को गिफ्ट दिए जाते हैं। कई कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को बड़े बड़े गिफ्ट देती हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि कर्मचारियों को कंपनी का दिया गिफ्ट पसंद नहीं आता। और ऐसा ही कुछ फतेहाबाद टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ भी हुआ, जहां कंपनी की तरफ से मन मुताबिक बोनस नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह के लिए कर्मचारियों ने ना कोई तोड़फोड़ की, ना कोई हंगामा, बल्कि टोल प्लाजा के गेट खोल दिए। कर्मचारियों के इस विद्रोह से हजारों गाड़ियां बिना टोल दिए ही टोल क्रॉस कर गई। दरअसल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे स्थित फतेहाबाद टोल प्लाजा का जिम्मा साइन एंड दातार कंपनी के पास है। मार्च 2025 में कंपनी ने संचालन संभाला, लेकिन दिवाली पर कर्मचारियों को 1100 रुपए बोनस दिया। नाराज कर्मचारियों ने जिसे नाकाफी बताया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों और कर्मचारियों से समझौता कराया और कर्मचारियों की सैलरी 10% बढ़ाने और बोनस नीति पर विचार करने का आश्वासन दिया। लेकिन इन कुछ ही घंटों के अंदर कंपनी को लाखों का नुकसान हो गया, तो टोल से निकलने वाले लोगों को दिवाली पर फ्री पास का तोहफा मिल गया।